अगर आप डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हो या फिर आप डिक्सॉन के शेयर को खरीदना चाहते हो या पोर्टफोलियो में आपके ऑलरेडी है और गिरावट को देख करके आप डर चुके हो, तो उस पॉइंट पे ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए 100% काम आने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम किसी भी तरीके की फिजूल की बातें नहीं करने वाले। मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है उसको समझेंगे और मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, एफआईआईएस क्या हलचल मचा रहे हैं, मार्केट में क्या खबरें चल रही है, वो तो एक पॉइंट रहेगा। लेकिन वीडियो का मेन टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, काइनस टेक्नोलॉजी, सीजी पावर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जितनी भी कंपनीज है जो बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम कर रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। तो इन इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियों का शेयर आखिरकार क्यों गिरा, क्यों डिक्सॉन में 8 से 9% की गिरावट आ गई, क्यों काइनस के अंदर 4 से 5% की गिरावट आ गई, क्यों सीजी पावर में 3.5-4% गिर गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इतना ज़्यादा क्यों गिर गया। तो ये सेमीकंडक्टर और बात की जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो कंपनीज जो पैसा बना रही हैं, जिनको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है या सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू निकाल रही है, उन कंपनीज में गिरावट के पीछे की क्या वजह है इस वीडियो में समझने वाले हैं। और गिरावट की वजह ये नहीं है कि मार्केट के अंदर कंपनी पीएलआई स्कीम के लिए यहाँ पे दावा कर रही है कि 100 करोड़ रुपए दो, गवर्नमेंट से पैसे मांग रही है, या बाजार में इसको ब्रोकर सेल रेटिंग दे रहे हैं। ऐसा कुछ कारण नहीं है। कारण बिल्कुल डिफरेंट निकल के आया है और कारण अभी कुछ घंटे पहले ही निकल के आया है। तो ये जो वजह रहेगी वो आपके लिए काफ़ी जानना ज़रूरी रहेगी, जिसको हम डिक्सॉन को साइड रख करके और इंडस्ट्री वाइज जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम कर रही कंपनीज है उनको ध्यान रख करके हम यहाँ पे इस वीडियो में ध्यान देने वाले हैं। तो मार्केट के बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको पहले ही बोलना चाहूँगा कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। स्टार्ट करेंगे हम मार्केट के हाल चाल से और आप एंड तक देखोगे कंपनी की जो डिटेल जानकारी एक इन्वेस्टर के लिए जानना होती है, उससे कॉम्पिटिशन से जुड़ी जो भी जानकारी होती है, तो उन सबको ध्यान रख करके जितनी ज़रूरी बातें आपको बतानी चाहिए उसी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, प्लस आप कमेंट में बताइए कि डिक्सन का आपने कितनी क्वांटिटी में शेयर लिया हुआ है, या फिर आप डिक्सन का शेयर खरीदने वाले हो या पोर्टफोलियो के अंदर आपके ऑलरेडी डिक्सन है। तो वो सब अपडेट भी आप बता सकते हो ताकि बाकी लोगों तक भी आपकी जानकारी पहुँच सके। तो चलिए बात करते हैं मार्केट की और मार्केट के बाद बढ़ेंगे हम डिक्सॉन की तरफ। तो निफ्टी में आपको दिखाई देगा 0.08% की गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स के अंदर 0.06%, यानी कि मार्केट के बेस पे देखा जाए तो ज्यादा कुछ निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर हमको गिरावट परसेंटेज वाइज नजर नहीं आ रही है। लेकिन आज का डेटा मैं जब आपको एफआईआईएस का दिखाऊंगा तो वो डेटा काफी सरप्राइज कर देने वाला है। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज या फिर तो यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज, तो निफ्टी बैंक जो है ये आज सबसे ज्यादा पिटा है। 0.73% जो बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनीज है, बैंक है, उनमें गिरावट नजर आई है। उसके बाद आज पॉजिटिव में मात्र एक सेक्टर देखने को मिला और वो सेक्टर कहीं ना कहीं आप देख पाओगे आईटी का है। आज भी सबसे ज्यादा जो पिटाई हुई है, जो सबसे ज़्यादा पूरी बात करें साइज के हिसाब से अगर हम देखते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो जो छोटी सी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनीज जो 1000, 2000, 4000 करोड़ वाली कंपनीज है, उनकी पिटाई आज भी हुई है। आज भी बाजार में खून खराबा स्मॉल कैप के बेस पे नजर आया है। क्या के हिसाब से देख सकते हो कि आज मार्केट में 792 स्टॉक में हरियाली नजर आई है। वहीं हम एनएसई के बेस पे देख रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बेस पे, तो 1719 स्टॉक में आज के दिन भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बिकवाली देखने को मिली है। यहां पर आप देख पाओगे एफआईआईएस ने आज हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो अभी 2025 की शुरुआत हुई है तब से अभी तक सबसे बड़ी बिकवाली आज ही के दिन एफआईआईएस ने की है। 8 जनवरी के डेट पे आप देख पाओगे 3362 करोड़ की बिकवाली 8 जनवरी के डेट पे है एफआईआईएस की तरफ से। डीआईएस ने 2716 करोड़ की बाइंग की है, जो कि 7 तारीख को जो बिकवाली की थी एफआईआईएस ने वो 1491 करोड़ की थी। तो आप देखोगे 2 गुना से ज्यादा जो बिकवाली है, जो प्रॉफिट बुकिंग है, जो आउटफ्लो हुआ है पैसा, वो आपको एफआईआईएस का आज 8 जनवरी को नजर आएगा, जो कि 2025 की सबसे बड़ी बिकवाली है। अभी जो साल शुरू हुआ है उसमें एफआईआईएस की 3 जनवरी के बाद आज 8 जनवरी को सबसे बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही होगी। तो मार्केट में 2025 की शुरुआत में मात्र एक दिन 1506 करोड़ की बाइंग किया था एफआईआईएस ने। उसके बाद से अभी जितने भी दिन मार्केट ओपन हुआ है तो उसमें एफआईआईएस ने 2025 के अंदर बिकवाली ही की है। तो कोई भी पॉजिटिव सेंटिमेंट अभी एफआईआईएस की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। बात करें
तो यहाँ पर जो Q3 की अर्निंग्स है वो भी एक बहुत बड़ा अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लोगों को डाउट है कि कंपनीज के जो रिजल्ट है वो कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। Q3 की अर्निंग अगर दिसंबर तक की, सितंबर से बात करें दिसंबर के बीच में जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के जो रिजल्ट है अगर अच्छे नहीं आए तो बाजार में प्रेशर क्रिएट हो सकता है। और कई लोग रिजल्ट आने के पहले प्रॉफिट बुक भी करते हैं, जितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया है उसको बेच कर निकल जाते हैं। उनको लगता है कि अगर रिजल्ट खराब आए तो कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिर जाएगा और हमने जो प्रॉफिट कमाया था वो भी हाथ से निकल जाएगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अभी स्टॉक को बेच देते हैं, लेकिन जब नंबर्स अच्छे आते हैं उसके बाद अच्छे नंबर देखने को मिलते हैं तो उस पॉइंट पे खरीदारी भी करते हैं। तो मल्टीपल चीजें अभी बनी हुई है। गिरावट में मल्टीपल कारण निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो एक कॉमन कारण है जो आपको हर वीडियोस के अंदर हर न्यूज चैनल में नजर आ रहा होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर माल बेच रहा है तो मार्केट गिर रहा है, बाहर के लोग पैसा निकाल रहे हैं बाजार से इसलिए मार्केट गिर रहा है। एक कॉमन आपको कारण नजर आएगा। इसके अलावा एक है कि डॉलर बढ़ रहा है तो इंडियन रुपीज वीक हो रहा है इसलिए गिरावट आ रही है। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो उससे भी दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। जो भी क्रूड ऑयल वाली इंडस्ट्रीज के हिसाब से जो कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं क्रूड ऑयल का यूज करती हैं तो उस हिसाब से भी दिक्कत खड़ी होती है। और रिजल्ट स्टार्ट हो गए हैं तो ऐसे में टेंशन भी बना हुआ है। उसके अलावा बात की जाए तो मार्केट के हिसाब से ट्रंप का भी रीजन बताया जा रहा है यूएस पॉलिटिकल के बेसिस पे। उसके अलावा बहुत सारे कारण निकल के आ रहे हैं जिसमें से एडिशनल फैक्टर्स में आप देखोगे तो मेन कारणों में तो यही है कि ग्रोथ वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बाहर की कंट्रीज में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है तो उसका जो असर है वो हमारे देश में भी पड़ता है। और उस हिसाब से अभी देखो तो वो चीज़ें भी मार्केट में कंसर्न बनी हुई है क्योंकि आप बैंक ऑफ जापान की भी बात करोगे तो उसने भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। और यूनियन बजट के हिसाब से भी कुछ खास अभी हमको ग्रोथ की बात चल नहीं रही है। जीडीपी ग्रोथ में भी कुछ खास उम्मीद नजर नहीं आ रही। मार्केट सेंटीमेंट अगर हम देखें तो अभी ग्लोबली मार्केट के हिसाब से वीक बना हुआ है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का जो शेयर है वो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई देगा प्राइस वाइज। तो डिक्सॉन की अगर हम बात करें मार्केट की परफॉर्मेंस के बेस पे तो मार्केट में 8 जनवरी की डेट पे ये 8 से 9% गिरा। अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि डिक्सॉन में 8 से 9% की गिरावट क्यों आई, अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्या बुरी खबर आ गई, क्या चीज़ें हैं नेगेटिव इम्पैक्ट में, कौन सा कंपटीशन में नया प्लेयर आ गया या फिर क्या चीज़ें हैं जो इसको गिरावट का कारण बना रही हैं। तो उसको आप थोड़ा समझोगे बारीकी से। जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज के दिन आई है उस हिसाब से है। तो मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के अंदर चर्चाएं भी चल रही थी, न्यूज़ में काफ़ी छाया हुआ था कि डिक्सॉन क्यों गिरा, डिक्सॉन में गिरावट क्यों आई। और आप 4 घंटे के पहले की अपडेट देख सकते हो कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के साथ में सीजी पावर और भी बात करें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, काइनेस टेक्नोलॉजी, ये सब गिरे, बड़ी बड़ी गिरावट आई। डिक्सॉन के अंदर आप देखो 7% की गिरावट आ गई। एनालिस्टिस्ट ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई और ऐसे मल्टीपल कारण निकल के आए जिसकी वजह से लोग घबरा गए कि आखिर इसमें गिरावट क्यों आई। सेक्टर वाइज जितनी भी कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सेमीकंडक्टर के बेस पे काम करी उनमें दबाव देखने को मिला, चाहे डिक्सॉन हो, काइनेस हो या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो या फिर सीजी पावर हो, इन सब में दबाव नजर आया। तो मार्केट के हिसाब से अगर आप देखो तो इसके कारणों के हिसाब से समझेंगे तो थोड़े से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करने के बारे में अभी चर्चा में है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आपको डिक्सॉन के साथ में बाकी कंपनीज में गिरावट नजर आई, तो ये गिरावट नजर आई है टाटा ग्रुप के ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन अनाउंस करने के बाद से। टाटा ग्रुप ने बात की जाए तो यहाँ पे मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन अनाउंस किया था कि ये जो है 18 बिलियन है, यानी कि लगभग बात की जाए तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट बनता है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट है। 18 बिलियन के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं। 18 बिलियन डॉलर के आसपास का बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों करोड़ों रुपए ये लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मार्केट के बेस पे बात की जाए तो जो फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक हो गई और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जो कंपनीज हो गई, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये पैसा लगने वाला है इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, यानी कि इस फील्ड के अंदर। अब यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट 18 बिलियन का अमाउंट टाटा ग्रुप लगा रहा है और साथ में ये अनाउंसमेंट के चलते एक और चर्चा आ गई कि बहुत जल्दी ये जो कंपनी है ये अपने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक के बेस पे ओपन करेगी 9 न्यू फैक्ट्रीज, यानी कि जो अपनी 9 फैक्ट्रीज हैं, 9 कंपनी हैं वो ओपन करने वाली 9 कंपनी, वो भी सिर्फ कितने टाइम में, 2 साल के अंदर। आप देख सकते हो नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर जो है कंपनी अपनी 9 फैक्ट्रीज ओपन करेगी और ये भी इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बेस पे। और यहाँ पे टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं और चंद्रशेखरन की बात की जाए तो उन्होंने बोला कि इसमें एक लंबा गेम है, लॉन्ग गेम है, तो इसलिए इसमें हम इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल उनको समझ में आ गया, कितना ये ग्रोथ देगी, इनको कितना फ़ायदा मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने पे, फ्यूचर कैसा है वो इनको समझ में आ गया। तो सवाल अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए गिरावट क्यों है डिक्सॉन के अंदर। डिक्सॉन एक ऐसी कंपनी है जिसको सबसे बड़ा रेवेन्यू सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से आता है।
मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। डिक्सॉन वहीं से पैसा बनाती है, चाहे मोबाइल फ़ोन बनाती हो या फिर लैपटॉप बनाती हो या फिर एलईडी टीवी बनाती हो, इन सब के बेस पर डिक्सॉन सबसे बड़ा पैसा यहीं से कमाती है और कंपनी को पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट जोरदार मिलता है। तो उस पॉइंट पे बात की जाए तो डिक्सॉन में प्रेशर क्रिएट हो गया कंपटीशन बढ़ने की खबर से, क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट नहीं, कोई 10-20 हज़ार करोड़ का अमाउंट नहीं है, यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ के आसपास के अमाउंट लगाने की बात चल रही है। 9 से 10 फैक्ट्रीज ओपन करने की बात चल रही है, वो भी 2 साल के अंदर, और उतना बड़ा नाम टाटा ग्रुप हमारे भारत देश का, वो इसमें पैसा लगाने वाला है। तो उस पॉइंट पे कंपटीशन बढ़ने की खबर की वजह से डिक्सॉन के साथ साथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, काइनस टेक्नोलॉजी और बात की जाए यहाँ पे सीजी पावर, इन सब में जो इंडस्ट्री में काम कर रही है, इनको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा इतना बड़ा अमाउंट लगने की बात से, कंपटीशन बढ़ने की खबर से, क्योंकि इनके बिजनेस पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा और काफ़ी बड़ा पड़ेगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट ये लोग लगा रहे हैं टाटा ग्रुप वाले। तो इस वजह से गिरावट इसमें देखने को मिली। और अभी अगर आप देखो तो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे डिक्सॉन ने ये भी बोला था कि जो पीएलआई स्कीम का पैसा है वो नहीं मिला है हमको, तो पैसा दो। और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा पैसा भी रखा हुआ है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ थी पीएलआई स्कीम की वो कई सारी कंपनी ने फुलफिल नहीं की। तो अगर ये पॉलिसी के हिसाब से पैसा मिल जाता है तो 41,000 करोड़ के आसपास का पैसा, जिसमें से 100 करोड़ डिक्सॉन को मिलेगा। तो मार्केट के बेस पे अभी आप देखोगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ने की वजह से अभी इसमें काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो रही है। बाकी आपको पता होगा कि डिक्सॉन बात की जाए तो गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो न्यू इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रही कंपनी। शाओमी के स्मार्टफोन से लेकर के बात की जाए तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके मोबाइल फ़ोन बना रही है, लैपटॉप बना रही है। तो यहाँ पे एक बड़ा नाम है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में डिक्सॉन। अब इसी वजह से जब नई फैक्ट्रीज ओपन हो जाएंगी, 9 से 10 फैक्ट्री, और टाटा ग्रुप जैसा बड़ा प्लेयर इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे कंपटीशन से इसको दिक्कत हो सकती है। मतलब इसके नंबर्स में जो ग्रोथ पहले कंपनी और अच्छी कर सकती थी, उस ग्रोथ में थोड़ा न थोड़ा तो असर पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो इसके चलते मार्केट में आपको ग्रोथ के हिसाब से नेगेटिव पॉइंट नजर आया होगा। बाकी ब्रोकरेज ने तो कंपनी में पोटेंशियल ग्रोथ दिखाई है कि आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है कंपनी, और कंपनी में 55% की ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ आ सकती है। मोबाइल एक्सपोर्ट के हिसाब से 26 बिलियन के आसपास की, और कंपनी फाइनेंशियल इस हिसाब से 2026 तक अच्छा ग्रोथ कर सकती है, एक्सपर्ट भी मानते हैं। उसमें से 31 एनालिस्ट का तो मानना है कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के अंदर 15 को कहते हैं कि बाय करो, उसमें से 9 कह रहे हैं कि होल्ड करो, और उसमें से सिर्फ 7 कह रहे हैं कि यहाँ पे बेचो। तो मार्केट के हिसाब से डिक्सॉन में काफ़ी पॉजिटिव माहौल है। और उसके बाद अभी मार्केट में ये नेगेटिव खबर आना कि टाटा ग्रुप जैसी कंपनीज की एंट्री हो रही है, तो ये एक तरीके से इसके लिए डिक्सॉन के लिए नेगेटिव खबर ही है, और इस वजह से इसमें सेंटीमेंट नेगेटिव क्रिएट हुआ, लोगों ने शेयर को बेचा। बाकी कंपनी फाइनेंशियली वाइज अगर आप देखो या ग्रोथ वाइज, कंपनी के बिजनेस वाइज, सेगमेंट वाइज देखोगे तो अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन कंपटीशन की खबर की वजह से थोड़ी सी हलचल मस्ती नजर आई, जैसे बजाज फाइनेंस के केस में हुआ था कि जियो फाइनेंशियल के आने की वजह से भी मार्केट में बजाज फाइनेंस में दबाव क्रिएट हुआ। लेकिन डिक्सॉन अभी ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है, मार्केट में काफ़ी बड़ी अपनी वैल्यू भी बना रहा है। तो ग्रोथ कंपनी है, और ऐसे में अगर कंपटीशन बढ़ने की खबर आए तो नेगेटिव असर आ ही सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है मार्केट में। ऐसा नहीं कि गिरावट हो रही तो बेच कर निकल जाए, या फिर कंपनी कोई काम की नहीं है, ये भी आपको नहीं करना है। समझदारी के साथ पूरी इंडस्ट्री को समझिए। टाटा ग्रुप अभी कंपनी पैसा डालने की खबर लाई है, इन्वेस्टमेंट करेगी, धीरे धीरे अपने प्लांट ओपन करेगी, मार्केट के अंदर बिजनेस को पकड़ेगी। तो एकदम से ऐसा नहीं कि डिक्सॉन टाटा के आने से बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी भी मार्केट में ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, नेटवर्क अच्छा खासा बना हुआ है, तो खत्म नहीं होने वाली। पहली चीज़ तो है समझदारी और सूझबूझ के साथ आपको आगे बढ़ना है। कभी भी जल्दबाजी में मीडिया की खबरों में आकर के घबरा करके कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है। बाकी इसको हमने एजुकेशन के हिसाब से डिस्कस किया था, कोई भी एडवाइस नहीं कि आप डिक्सॉन को खरीदिए या फिर बेचिए, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन के हिसाब से डिस्कस किया, मार्केट आपको सीखना ही है। तो मैं स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ आपको कि ई बुक पढ़ो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक आम आदमी के लिए लिखी हुई ई बुक है, और खास करके ऐसे लोग जो नए हैं, जिनको अभी अभी मार्केट की शुरुआत हुई है, सीखना है, लोगों के अनुभव से सीखना है। तो 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ें बतानी चाहिए थी वो सब शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, एकदम बेसिक लेवल से, स्टार्टिंग से लेकर के एक आम आदमी की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, बचपन कैसे बीतता है, फैमिली कैसी रहती है, फिर कैसे मार्केट में आता है, कैसे ग्रोथ करता है, क्या चीज़ें हैं जो उसको लॉस में ले जाती है, कौन सी चीज़ों को ध्यान रख करके प्रॉफिट बनाता है, बड़े इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या है, किन चीज़ों को ध्यान रख करके सावधानी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने को मिलेगी, कुछ मिनट में आराम से पढ़ लोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मार्केट की हिसाब से जो इंपॉर्टेंट ई बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं।